हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, योर अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस। होप सो कि आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं और रेगुलरली आपको जो क्लासेस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं चैप्टर 7 इशू ऑफ शेयर्स की, उनसे आपको बेनिफिट हो रहा है। और यदि कोई स्टूडेंट हमारे क्लास के लिए नया है, हमारे चैनल पर नया है, तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इन क्लासेस का बेनिफिट अच्छे से ले सकें। और साथ ही साथ मैंने जैसे कि आपको कहा है कि एमसीक्यू सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट कर दी है इसकी, और मैं अब तक इसके टोटल 26 न्यूमेरिकल जो है ना एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करवा चुका हूँ ऑनलाइन क्लास के अंदर। और उन क्लासेस के साथ आज मैं जो है बाय द इवनिंग एक और क्लास आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें हम नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस रिलेटेड टू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मतलब उन क्वेश्चनों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और उन क्वेश्चनों को आपको बताऊंगा कि कैसे उनको हम सोल्व कर सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ये हमारी 23rd जो है ना लेक्चर रहेगा हमारा रिगार्डिंग टू द चैप्टर नंबर 7। अब तक हम 22 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो टू द प्लेलिस्ट वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस के नाम से आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे जाएगी, उसके अंदर आप जाइए और हमारे प्रीवियस 22 लेक्चर्स में से टॉपिक वाइज टॉपिक को जो है क्लियर करिए, कंसेप्ट को क्लियर करिए, ताकि आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का टॉपिक और अच्छे से समझ में आ सके। आइए डिस्कस करते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में। थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा फॉरफीचर ऑफ शेयर का। ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसलिए क्योंकि हम जब इसको पढ़ें तो आपको ये समझ में आए। देखिए फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है। जब भी कोई शेयर होल्डर अपनी कॉल्स का पैसा ऑन टाइम पेड नहीं कर पाता तो उसको कंपनी जनरली क्या करती है, एक 14 डेज का नोटिस सेंड करती है, ताकि उसको एक रिमाइंडर दिया जा सके, फाइनल रिमाइंडर, कि भाई यदि आप अपने कॉल्स का पैसा अभी भी पेड नहीं करेंगे तो आपके शेयर्स को हम क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, आपको मार्केट से हटा देंगे, यानी वो शेयर्स आपसे वापस ले लेंगे और जो पैसा आपने दिया है वो भी आपको रिफंड नहीं करेंगे। उस पैसे को हम एज ए प्रॉफिट के तौर पर, एज ए रेंट के तौर पर अपने पास रख लेंगे और वो हमारा प्रॉफिट माना जाएगा। और इस प्रकार से यदि कोई प्रॉफिट कंपनी को होता भी है तो उस प्रॉफिट को आप कैपिटल प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, राइट। और कैपिटल प्रॉफिट इसलिए कहा है क्योंकि ये प्रॉफिट रैकरिंग नेचर की वजह से नहीं हुआ, बिजनेस की नॉन रैकरिंग एक्टिविटी की वजह से हुआ है। कंपनी नहीं चाहती है कि अपने शेयर होल्डर के शेयर्स को फॉरफिट करे, लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर बार बार रिमाइंड करने पर भी पैसा नहीं देता तो कंपनी को शेयर फॉरफिट करने पड़ते हैं। और साथ ही साथ यहाँ एक बात और बताऊंगा कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के अलावा एक कंसेप्ट होता है सरेंडर ऑफ शेयर्स। सरेंडर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है कि यदि शेयर होल्डर इनकैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग द पेमेंट ऑफ द कॉल्स, अपने शेयर्स खुद कंपनी को ये कह दे, लीजिए मेरे शेयर्स ले लीजिए वापस, मैं आगे पैसा पेड नहीं कर पाऊंगा, तो उस कंडीशन में कंपनी जब शेयर्स वापस लेगी तो उसे क्या कहेंगे, सरेंडर ऑफ शेयर्स। यानी कि शेयर होल्डर ने खुद आकर शेयर्स का क्या किया है, सरेंडर किया है। लेकिन अगर शेयर होल्डर को बार बार नोटिस देने पर भी शेयर होल्डर के कान पर जूं नहीं रेंगती तो उस कंडीशन में कंपनी उसको फाइनल नोटिस भिजवा देगी 14 डेज का और उनके शेयर्स को क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी, राइट। आइए समझते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का कंसेप्ट क्या है। इफ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे एनी अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन एनी कॉल within the specified period, the directors may cancel his shares. This is called forfeiture of shares. इसे हम क्या कहेंगे, forfeiture of shares के नाम से जानेंगे। It may be noted that shares can be forfeited only if article of association of company allow them to be forfeited. ये भी ध्यान रखिएगा, हमारा जो AOA है जिसमें कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस गिवन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और साथ ही साथ इसमें कंपनी की इशूड कैपिटल के बारे में भी डिस्कशन होता है। तो ये जो AOA है, यदि ये अलाउड करेगा कंपनी को, देन ओनली कंपनी कैन फॉरफिट द शेयर्स। इन ऑर्डर टू मेक द फॉरफीचर वैलिड इट इज एसेंशियल टू फॉलो द रूल्स लेड डाउन इन द आर्टिकल्स। इफ नो रूल आर गिवन इन द आर्टिकल्स देन वी विल फॉलो द टेबल F शेड्यूल 1 कंपनी एक्ट 2013 रिगार्डिंग फॉरफीचर अप्लाई। यानी कि अगर हमारे पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग रूल टेबल F के रूल लगाएंगे शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग। कंपनी एक्ट 2013 में जो भी रूल दिए गए हैं, जो भी प्रोविजन दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। द यूजुअल प्रोसीजर इज दैट डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर मस्ट बी गिवन ए मिनिमम ऑफ 14 डेज नोटिस। यूजुअल प्रोसेस क्या होता है कि जो डिफॉल्टर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उनको 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, रिक्वायरिंग हिम टू पे द अनपेड अमाउंट ऑन हिज शेयर टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट देयर ओन। इंटरेस्ट के साथ पेड करने के लिए उनको कहा जाता है। द नोटिस मस्ट बी स्टेट दैट
if the unpaid amount is not paid within a certain period, his shares shall be forfeited. If in spite of this notice shareholder still does not pay unpaid amount of his share, his shares may be forfeited by a resolution of board of डायरेक्टर्स। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास करके उनके शेयर्स को क्या कर लिया जाता है, फोरफिट कर लिया जाता है। और उसके बाद आफ्टर द फोरफीचर द नेम ऑफ द शेयर होल्डर इज रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर्स एंड द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय हिम बिलोंग्स टू द कंपनी एंड इज नॉट टू बी रिटर्न्ड टू हिम। और वो पैसा उनको वापस नहीं किया जाता, ये पैसा उनको क्या नहीं किया जाता, रिफंड नहीं किया जाता। तो इसे क्या बोलते हैं, फोरफीचर ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि शेयर्स को फोरफिट करने का अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होगा। देखिए हमने पीछे दो टॉपिक पढ़े कि शेयर्स को आप कर सकते हैं इशू किस पर, एट पार पर और एट प्रीमियम पर। अब इन दोनों कंडीशन में अगर हमें शेयर्स फोरफिट करने पड़ जाएं तो कैसे फोरफिट करेंगे, आइए देखते हैं इनकी जर्नल एंट्री 1 बाय 1 टॉपिक के साथ। चलिए एंट्रीज ऑन फोरफीचर ऑफ शेयर्स। फोरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार, जब शेयर्स हमने किस पे इशूड किए हों, एट पार पर, और उनका क्या कर रहे हैं, फोरफीचर। देखिए फोरफीचर के वक्त हम शेयर्स क्या कर रहे हैं, शेयर होल्डर के कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और कैपिटल रिड्यूस कब होती है, जब कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। जब हम शेयर्स इशू करते हैं या कैपिटल अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा ड्यू करते हैं तो क्या करते हैं, टू शेयर कैपिटल। लेकिन जब शेयर फोरफिट करेंगे तो हम एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और हमेशा याद रखिएगा शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा कॉल्ड अप मनी के साथ। नोट करिए, कॉल्ड अप मनी के साथ शेयर कैपिटल डेबिट होता है। कॉल्ड अप का मतलब है कि अगर 10 रुपए का शेयर है और 10 मांग लिए तो 10 से डेबिट करेंगे, 8 मांग लिए तो 8 से डेबिट करेंगे, 7 मांग लिए तो 7 से डेबिट करेंगे। सर ऐसा कैसे हो सकता है 10 के शेयर के हम 8 मांग ले? बेटा यदि फाइनल कॉल ना मांगी हो, 10 रुपए का शेयर है, फाइनल कॉल 3 रुपए की और ना मांगी हो, तो हमने कितने मांग लिए उससे अब तक, 7 रुपए। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट 7 रुपए से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और ऐसा जनरली हम 7 से डेबिट तब करेंगे जब फाइनल कॉल मांगी नहीं है और फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर क्या कर लिए हैं आपने, फोरफिट कर लिए हैं। तो याद रखिए कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे होगा, कॉल्ड अप अमाउंट से। तो आइए इसको समझते हैं जर्नल एंट्री के थ्रू भी। On forfeiture of shares, the share capital is reduced and as such, share capital account is debited for the amount which has been called so far on the forfeited shares. Unpaid calls account are credited in order to cancel their debit balance standing in the books. The amount already paid by defaulting shareholder is credited into a separate account that is known as share forfeiture account. It is that account which is opened at the time of forfeiture of shares. इसको हम कब ओपन करते हैं, जब शेयर्स को फोरफिट किया जाता है। और जनरल एंट्री क्या होगी शेयर को फोरफिट करने की, आइए देखते हैं। कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा तो डेबिट कर देंगे। डेबिट किससे करेंगे, जितने नंबर ऑफ शेयर्स आप फोरफिट कर रहे हैं इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। मैं मान लेता हूं कि 100 शेयर हम फोरफिट कर रहे हैं और कॉल्ड अप वैल्यू शेयर की 9 रुपए, या मान लेते हैं एक बार 10 की 10 रुपए, यानी 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए कॉल्ड अप है, तो 10 से ही हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, राइट। अब उसके बाद जो जो पैसा आपको नहीं मिला, जैसे कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो 2 शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब यहाँ पर मैं आपको जो है ना लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, ये पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू कैलकुलेट। हमारे पास जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे वो किसके आएंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन के आएंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन में अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने का जो पार्टिकुलर वर्किंग नोट बनेगा उस पर आपने यहाँ बहुत फोकस करना है। फिलहाल तो एट पार पर फोरफिट है और हो सकता है कि हमारा सब्सक्रिप्शन भी क्या हो, एट पार हो, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो अलॉटमेंट मनी की कैलकुलेशन के लिए हम क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। इस बात पर हम फोकस करके चलेंगे। दूसरा हो सकता है आपको पैसा ना मिला हो, किसका, कॉल्स का, तो शेयर कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। किसके साथ, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल या ऑन कॉल्स। उसके बाद जो पैसा आपको मिलेगा उसको आप किस में डाल देंगे, शेयर फोरफीचर अकाउंट में। किस में डाल देंगे आप, शेयर फोरफीचर अकाउंट में लिख देंगे। और यहां लिखेंगे कैसे, नंबर ऑफ शेयर्स जो फोरफिट किए हैं इनटू जो पैसा आपको मिल चुका। जैसे कि मान लीजिए फिलहाल तो मैंने
देखा कि अलॉटमेंट नहीं मिली, कॉल्स नहीं मिली, तो इसका मतलब केवल मुझे आपको क्या मिली होगी, एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड से ये एंट्री हो जाएगी। और एंट्री कैसे हो जाएगी, शेयर्स यदि अलॉटेड हैं तो अलॉटेड शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी, और अगर शेयर अप्लाइड हैं तो देखना पड़ेगा कि अगर केवल और केवल मुझे एप्लीकेशन मिली है तो अप्लाइड शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी से मैं ये एंट्री डायरेक्ट कर सकता हूं। नहीं तो वर्किंग नोट बनेगा बकायदा कि फॉर फ्यूचर में कितना पैसा आप ट्रांसफर करेंगे, तो उसके लिए वर्किंग नोट बनाना हम सीखेंगे। आइए इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी फर्दर एंट्री है टू शेयर कॉल और टू शेयर फॉरफीचर, मैंने पीछे लिख के बता दिया था, आपको समझा दिया था। हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार नरेशन में लिख देंगे। नोट यहाँ पर एक दिया है, इसको समझिएगा। इन केस कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय द कंपनी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड इन द अबव एंट्री इंस्टेड ऑफ शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर कॉल अकाउंट। हाँ, इस बात को भी आप नोट करिएगा। अगर मान लीजिए कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करके चलती है तो सीधी सी बात है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट जब ओपन हो गया तो वो डेबिट हुआ होगा। अब उसको क्लोज भी तो करना है, तो वो क्लोज कब होगा, जब शेयर्स को फॉरफिट किया जाएगा। और फॉरफिट करेंगे तो इसको हम क्रेडिट करके चलेंगे। ठीक है, आइए अब समझते हैं इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल दिया है, गोपाल वाज होल्डिंग 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कंपनी ऑन विच हैड पेड ₹3 ऑन एप्लीकेशन। हैड पेड इन 3 रुपए दिए एप्लीकेशन के और 2 रुपए दिए हैं अलॉटमेंट के, बट कुड नॉट पे 2 ऑन फर्स्ट कॉल, केवल 2 रुपए वो फर्स्ट कॉल पर नहीं दे पाई। इफ द शेयर्स ऑफ गोपाल आर फॉरफिटेड बाय डायरेक्टर्स, द एंट्री फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विल बी। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि किस किस का पैसा मांगा है आपसे, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का। ये पैसा आपसे मांगा है 3 एप्लीकेशन पर, 2 अलॉटमेंट पर, 2 फाइनल कॉल पर, टोटल बनते हैं 7। तो यहाँ पर 7 रुपये आपकी क्या हो गई, कॉल्ड अप वैल्यू, क्योंकि शेयर कितने रुपए का एक था, 10 रुपए का एक था। 10 में से मांगे कितने, 7 रुपये, तो 7 रुपये क्या हो गए, कॉल्ड अप वैल्यू। तो जब हम शेयर कैपिटल को फॉर फ्यूचर के डेबिट करेंगे तो कॉल्ड अप वैल्यू से करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी, 100 शेयर पर 7 रुपये आपने अब तक मांगे हैं, तो 700 रुपये के साथ ये डेबिट कर देंगे। उसके बाद जो पैसा नहीं मिला, 2 रुपये फर्स्ट कॉल के, तो शेयर फर्स्ट कॉल हमने यहाँ क्रेडिट किया है, तो यहाँ लिख देंगे 100 शेयर पर 2 रुपये नहीं मिले, 200 रुपये। अब मिला क्या, देखिए 7 मांगे थे, 2 मिले नहीं, तो कितने मिले होंगे आपको, 5 रुपये मिले होंगे। तो इसको लिख देंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 100 गुना में 5, 500 रुपये। होप सो कि आपको ये फॉर फ्यूचर की एंट्री समझ में आई होगी। सर अगर कंपनी शेयर फॉरफिट करती है तो क्या फ्यूचर में इनको कभी रीइशू कर सकती है दोबारा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने, सही जगह पर पूछा। यदि कंपनी शेयर फॉरफिट करेगी तो उनको अपने पास तो रखेगी नहीं, कम या ज्यादा में दोबारा से क्या कर देगी, रीइशू कर देगी। कम या ज्यादा क्यों कहा मैंने, यदि कम में करती है तो कोई लॉस कंपनी को होगा, वो लॉस होगा तो कंपनी ये जो फॉरफिचर के बैलेंस में पैसा आया है इस लॉस से उसका कंपनसेशन करेगी। यानी इस लॉस के आधार, इस लॉस में से, इस प्रॉफिट में से उस लॉस को क्या कर देगी, माइनस करेगी। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि कंपनी यदि शेयर्स रीइशू करने लग भी जाए, शेयर्स क्या करने लग जाए, रीइशू करने लग जाए, तो मैक्सिमम लॉस कितना बियर कर सकती है, 500 रुपए का। इस कंडीशन में बिल्कुल सही समझे आप, 500 रुपए से ज्यादा का लॉस कंपनी बियर नहीं करेगी ऑन द रीइश्यू ऑफ द शेयर्स। यानी कि यदि कंपनी इन्हीं 100 शेयर्स को रीइश्यूड कर दे, वो भी 10 रुपए के हिसाब से, यानी कि पूरे के पूरे 10 रुपए के हिसाब से मानते हुए 8 रुपए में, तो कंपनी को कितने रुपए का लॉस हुआ है, 2 रुपए का लॉस हुआ है। 100 पर 2, 200 रुपए का लॉस हुआ है। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितने रुपए हैं, 500 रुपए। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितने हैं, 500 रुपए। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 500 रुपए। तो 500 में से 200 माइनस कर देंगे तो 300 जो बचेगा दैट विल बी नेट प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर। और वो कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। हमने पीछे पढ़ा था ना, कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं, दे आर टू बी क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट क्या होते हैं, जो नॉन रेकरिंग नेचर की इनकम होती है बिजनेस की। तो ये एक प्रकार से नॉन रेकरिंग नेचर की इनकम बची है कंपनी के पास, जिसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बारे में फर्दर हम और अच्छे से समझेंगे। ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपने बीच में पूछ लिया, इसलिए मैंने इसका आपको जवाब दिया। तो याद रखिएगा, रीइश्यू के वक्त मैक्सिमम लॉस कंपनी कितना बेयर कर सकती है, 500 रुपए तक। इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं अप टू शेयर फॉरफीचर बैलेंस। यानी जितने कंपनी ने शेयर इशू किए हैं
जितने कंपनी ने शेयर फॉरफिट किए हैं और उनमें से जितने रीइशू किए हैं तो उतने शेयर का फॉरफीचर बैलेंस अप टू शेयर फॉरफीचर बैलेंस ऑफ री इशूड शेयर, या याद रखिएगा री इशूड शेयर, यानी कि मान लो कंपनी ने 100 शेयर फॉरफिट किए और कंपनी में से 50 ही शेयर इशू करे तो 50 शेयर पर 250 रुपये बनेगा शेयर फॉरफीचर बैलेंस। तो यानी 250 से ज्यादा का लॉस कंपनी बियर नहीं करेगी ऑन द री इशू। अगर कंपनी 100 के 100 शेयर इशू कर देती है तो 500 ज्यादा का लॉस बियर नहीं करेगी। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, कंपनी मैक्सिमम लॉस बियर कर सकती है ऑन री इशू अप टू शेयर फॉरफीचर बैलेंस ऑफ री इशूड शेयर्स। जितने शेयर कंपनी ने री इशूड किए हैं उतने शेयर्स तक का लॉस वो क्या करेगी, बियर करेगी। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि हम पीछे डिस्कस किया था कि शेयर्स कंपनी दो प्रकार से इशू करती है, एट पार पर और एट प्रीमियम पर। तो ये तो बात हुई एट पार की। अब बात करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। जब वो प्रीमियम पर इश्यूड हो तो हम कैसे शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब शेयर्स प्रीमियम पर इशूड हो और उनको फॉरफिट किया जाए तो वहां पर हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है। दो कंडीशन क्या हो सकती हैं, या तो प्रीमियम मिल गया या प्रीमियम नहीं मिला। अगर प्रीमियम मिल गया तो राम नाम राम नाम राम नाम जपें। क्यों? क्योंकि ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। प्रीमियम मिल जाएगा तो प्रीमियम इज नॉट द पार्ट ऑफ कैपिटल, ना तो उसको डेबिट में कहीं लिखेंगे ना उसको क्रेडिट में कहीं लिखेंगे। हाँ, अगर प्रीमियम नहीं मिला तो आप श्री राम जपें। सर राम नाम भी वही है, श्री राम, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में हमें दिक्कत नहीं है भैया। अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो प्रीमियम को आप डेबिट कर देंगे और प्रीमियम जहां मांगा जाता है उस एंट्री में उसको लिख कर चलेंगे। नॉर्मली प्रीमियम कहां मांगा जाता है, अलॉटमेंट पर। तो जब अलॉटमेंट हमें नहीं मिलेगी तो ही तो प्रीमियम नहीं मिलेगा, और प्रीमियम नहीं मिलेगा तो अलॉटमेंट में सीधी सीधी अमाउंट जब लिखेंगे तो प्रीमियम जोड़कर लिखेंगे, तो ज्यादा समस्या नहीं आने वाली है। आइए समझते हैं। देयर में बी a case of forfeiture of shares when these are issued at premium and there can be two heads of the case। पहला केस क्या हो सकता है, when forfeitures take place after the premium is received, यानी प्रीमियम आपको मिल गया। और सेकंड केस क्या होगा, forfeiture take place before the premium is received, जब प्रीमियम आपको नहीं मिला। अगर प्रीमियम आपको मिल गया है तो अकॉर्डिंग टू दिस section 52 of Company Act 2013, if premium has fully collected, it cannot be cancelled even if that share is forfeited later on. As such, securities premium reserve account will not be debited in the entry of forfeiture in this case। यानी कि सेक्शन 52 हमने पीछे पढ़ा था ना कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा किस किस के लिए यूज कर सकते हैं। तो वो सेक्शन क्या कहता है कंपनी का कि भैया अगर प्रीमियम मिल गया तो ये मान के चलें कि प्रीमियम मिल गया, उसको डेबिट करने की जरूरत नहीं है फॉरफीचर की एंट्री में। लेकिन दूसरा क्या है, when a share is forfeited on which the premium has become due but has not been received either wholly or partially। ही सर ये क्या है wholly और partially? देखिए बेटा, wholly का मतलब सारा का सारा प्रीमियम नहीं मिला, partially का मतलब कि यदि आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का केस मिल जाता और अलॉटमेंट पर कुछ पैसा आपको एडवांस मिल जाता तो हो सकता है उस एडवांस में कुछ पैसा आपको प्रीमियम का भी मिल गया। हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रीमियम का पैसा यदि वहां मिल जाएगा तो डेफिनेटली जितना प्रीमियम नहीं मिला उतने से आप क्या कर देंगे, प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड इन द एंट्री फॉर फॉरफीचर। द एंट्री इन दिस केस विल बी, तो जो प्रीमियम आपको नहीं मिला उससे आप क्या करके चलेंगे, एंट्री में प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करके चलेंगे। और एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, एंट्री हो जाएगी आइए देखते हैं एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल डेबिट। ये तो हमें पता है, जितने शेयर्स हमने अलॉट कर रखे हैं इनटू में जो है कैपिटल का पैसा एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। क्यों लिखा है, क्योंकि प्रीमियम कैपिटल का पार्ट नहीं होता। तो यहां पर वही बात लिखी जो हमने पीछे लिखी थी, शेयर्स आर टू बी फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप मनी। ठीक है, कॉल्ड अप मनी का मतलब है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम को छोड़कर। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कब करेंगे, जब हमें प्रीमियम का पैसा नहीं मिलेगा। टू शेयर अलॉटमेंट, जो पैसा अलॉटमेंट पर नहीं मिला अगर उस पर प्रीमियम मांगा गया तो इंक्लूडिंग प्रीमियम, नहीं मांगा गया तो हो सकता है कॉल्स पर मांगा हो तो वहां पर इंक्लूडिंग प्रीमियम हो जाएगा। टू शेयर कॉल, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जो मिल गया शेयर फॉरफीचर, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड कॉल्स सो फार। जो पैसा आपको जहां मिल जाए
वो पैसा सारा का सारा फॉरफीचर अकाउंट में आ जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जो एडवांस मिलता है अलॉटमेंट के लिए, वो भी हम फॉरफीचर में ऐड करके चलते हैं, क्योंकि वो मिला तो किसके लिए, कैपिटल के लिए ना, शेयर कैपिटल के लिए, इसलिए। और यहाँ प्रीमियम क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि इट इज नॉट द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। और यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको रिमाइंड करा दूं, जितना भी कॉल्स का पैसा मांगते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये किस प्रकार के अकाउंट होते हैं, तो रिमेंबर दैट दीज आर द पर्सनल अकाउंट्स। कैसे अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं। एक एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बात बीच में रोकते हुए बताई है। आइए इसको समझते हैं, इस एंट्री को एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल क्या है, एक्स लिमिटेड इशूड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच गोपाल एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4 per share, 350 per share has been received on the share on application. Gopal has not paid 650 on allotment including premium, 2 first call and 2 on final call। इसका मतलब गोपाल ने केवल और केवल क्या दिया, एप्लीकेशन दी है, बाकी पैसा नहीं दिया। अब हमने 10 रुपए तो कैपिटल के और 4 प्रीमियम के, यानी 14 रुपए का शेयर बनता है टोटल। 14 में से 3.5 हमें मिल चुके हैं, जिसमें प्रीमियम शामिल नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 10 + 4, 3.5 आपको कैपिटल के मिले हैं। तो कैपिटल के कितने नहीं मिले, 6.5 रुपए, और प्रीमियम का 4 रुपए नहीं मिले। तो इसका मतलब प्रीमियम नहीं मिला। प्रीमियम नहीं मिला तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब देखना यह है कि डेबिट कितनी अमाउंट से होगा। तो एंट्री क्या होगी फॉरफीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से भाई, 100 शेयर थे, और क्योंकि 10 के 10 मांगे जा चुके हैं तो 10 रुपए से हम इसको डेबिट करके चलेंगे। 10 से क्या करके चलेंगे, डेबिट करके चलेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितने से आ जाएगा, देखिए 100 शेयर थे, और क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस तो है नहीं, कोई अलॉटमेंट एडवांस तो मिला नहीं है, तो 4 के 4 रुपये हमें प्रीमियम के नहीं मिले, तो प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। और क्या लिखने वाले हैं, 2 शेयर अलॉटमेंट, जो पैसा आपको नहीं मिला, 2 शेयर कॉल्स, कॉल्स कौन सी हैं, फर्स्ट कॉल एंड साथ में लिख देंगे फाइनल कॉल। 2 बार लिखा जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल। और उसके बाद क्या लिख देंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब पैसा कितना कितना आएगा, 100 शेयर पर इनटू में अलॉटमेंट कितने की थी हमारी, अलॉटमेंट कितने की थी, 6.5 रुपए की, लीजिए 100 शेयर पर कॉल्स कितने की हैं, 2 फर्स्ट कॉल के, 2 फाइनल कॉल के, टोटल लिख देता हूँ 4 रुपए, लेकिन लिखना आपने अलग अलग है, 100 × 2, 100 × 2, मिला क्या, 100 पर एप्लीकेशन आपको मिली है। 100 पर एप्लीकेशन कितनी मिली है, इनटू में 3.50, ठीक है, ये पैसा आपको मिला है। होप्सो कि आपको ये एंट्री समझ में आई है। चलिए आगे एक प्रैक्टिकल इलिस्ट्रेशन डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। लीजिए एंट्री यहाँ पर आपको क्लियर हो जाती है, 2 शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, फॉरफीचर। ये हमने लिख दिया था कितना, 100 × 6.5, 100 × 2, 100 × 2, और ये मिला कितना, 100 × 3.5। होप्सो की एंट्री आपको क्लियर हुई होगी। नोट करें, इन द अबव केस अमाउंट ऑफ प्रीमियम वाज ड्यू ऑन अलॉटमेंट, गोपाल कुड नॉट पे amount due on allotment, as such he could not pay the amount of premium also. Here security premium reserve account will be debited in the entry of forfeiture। लेकिन यदि ये प्रीमियम मान लीजिए हमें फर्स्ट कॉल पे मांग रखा है और अलॉटमेंट मिल जाए, तो इसका मतलब अलॉटमेंट अगर हमें मिल गई तो प्रीमियम अभी भी नहीं मिला। लेकिन अगर ये प्रीमियम ने अलॉटमेंट पर ही मांग रखा है और अलॉटमेंट भी मिल जाए तो इसका मतलब प्रीमियम मिल गया, और प्रीमियम मिल गया तो इसका मतलब प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होगा। इसको समझते हैं इस प्रैक्टिकल इलिस्ट्रेशन नंबर 3 से। इफ इन द अबव एग्जांपल नंबर 2 इट इज अज्यूम्ड दैट गोपाल हैड पेड अमाउंट ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एज वेल and only calls are not received from him, the entry of forfeiture of shares will be as under। तो एंट्री कैसे करेंगे भैया, शेयर कैपिटल तो उतने से ही डेबिट हो जाएगी, प्रीमियम डेबिट करेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि प्रीमियम का पैसा आपको यहाँ पर मिल चुका है, क्योंकि प्रीमियम का पैसा आपको क्या हो चुका है, यहाँ पर रिसीव्ड हो चुका है। और 2 शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिली, 2 शेयर फाइनल कॉल नहीं मिली, तो इनको हम कर देंगे क्रेडिट। और फॉरफीचर अकाउंट में क्या आ जाएगा, 100 शेयर आपने फॉरफिट कर रखे हैं, जिन पर 3.5 आपको मिले थे किसके, एप्लीकेशन के, और 6.5 मिले थे किसके, अलॉटमेंट के। सर क्या मैं 6.5 लिखूं, नहीं बेटा, 6.5 तो अलॉटमेंट के मिले थे, लेकिन इसमें क्या था, 4 रुपए प्रीमियम। तो प्रीमियम हटा दे तो कितने बच जाएंगे, 2.50। तो 2.5 रुपए तो हमें मिले अलॉटमेंट के और 3.5 मिले हमें एप्लीकेशन के, कुल मिलाकर
₹6 हमें मिले हैं, तो मल्टीप्लाई करा दें, ₹600 आपकी एंट्री हो जाएगी। देखो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि यदि प्रीमियम आपने डेबिट नहीं किया तो उसको हम नीचे क्रेडिट में भी कहीं शो नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें नहीं मिला, डेबिट कर दिया, तो जिसके साथ नहीं मिला वहां पर उसको क्रेडिट में भी शो करके चलेंगे। अब हमने कर लिए शेयर्स को फॉरफिट। इससे रिलेटेड ध्यान रखिएगा, जब भी शेयर्स कंपनी फॉरफिट करती है तो कंपनी शेयर्स को रीइश्यू करेगी या कंपनी शेयर्स को रीइश्यू नहीं करेगी। नहीं करती है तो हमने क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th में सीखा था कि कैसे कैपिटल को बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया जाता है, और अगर शेयर फॉरफिट हुए हैं और उनको रीइश्यू नहीं किया तो उस फॉरफिचर के बैलेंस को सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में ऐड करके दिखाते हैं। लेकिन अगर कंपनी शेयर रीइश्यू कर देती है तो आइए देखते हैं रीइश्यू की क्या क्या जर्नल एंट्री हो सकती है। रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अब रीइश्यू का मतलब क्या है सर? रीइश्यू का सिंपल मतलब है प्यारे बच्चों कि जो शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर लिए उनको कम ज्यादा करके कंपनी ने दोबारा से किसी अनदर व्यक्ति को सेल कर दिया, जिससे हमारी कैपिटल दोबारा से बढ़ जाएगी और बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। ऐसी कंडीशन में कंपनी ना तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट के हिसाब से पैसा मांगती है, सारा पैसा इकट्ठा मांग लेती है, तो हम इकट्ठी एक एंट्री कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर कंपनी ने शेयर रीइश्यूड किया है एट पार पर तो सिंपल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर कंपनी वही शेयर प्रीमियम पर इशू कर दे तो हम एंट्री कर देंगे क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन दिक्कत कहां आएगी? जब कंपनी उस शेयर को कम प्राइस पर इशू करे तो वहां पर हमें होगा लॉस, और हम एंट्री क्या कर देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और वो जो शेयर फॉरफिचर डेबिट हुआ है उसमें जो अमाउंट आई है उसका कंपनसेशन करेंगे जो हमने इनको फॉरफिट करते वक्त शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था उस अकाउंट में से। और हमने बताया था कि मैक्सिमम लॉस कंपनी बियर कर सकती है कितना? जितना शेयर फॉरफिचर का बैलेंस है ऑन द रीइश्यूड शेयर। क्लियर? और अगर यहां पर दूसरा क्वेश्चन एक और पूछ ले कि कंपनी का मैक्सिमम रीइश्यूड प्राइस कितना हो सकता है, रीइश्यूड प्राइस, तो ध्यान रखिएगा कंपनी का जो मैक्सिमम रीइश्यूड प्राइस हो सकता है वो शेयर फॉरफिचर बैलेंस के लॉस को कवर करने के बाद जो बचेगा उतना हो सकता है। सर क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कंपनी का शेयर ₹10 का है और कंपनी ने इस पर ₹7 रिसीव किए हैं, तो कंपनी को ₹3 नहीं मिले थे, तो 7 जो मिले थे तो ये तो हो गया उसका मैक्सिमम प्रॉफिट जिसके बेस पे वो मैक्सिमम लॉस बियर कर सकती है। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी इनको रीइश्यू करने लग जाए तो ₹10 के शेयर में से ₹7 घटा दें तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के दोनों, मिनिमम और मैक्सिमम जो रीइश्यूड प्राइस होगा वो कितना होगा? ₹3। नहीं, मैक्सिमम तो हो सकता और भी हो जाए, 4, 5, 6, 7, ₹8 में रीइश्यू कर दे, लेकिन मिनिमम प्राइस कितना रहेगा? 3 से कम में कंपनी शेयर्स को रीइश्यू नहीं करेगी, क्योंकि वो फॉरफिचर के बैलेंस में जो प्रॉफिट है उससे ज्यादा का लॉस बियर कर ही नहीं सकती है। आइए डिस्कस करते हैं रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। डायरेक्टर्स हैव द अथॉरिटी टू रीइश्यू द फॉरफिटेड शेयर्स ऑन सच टर्म्स एज दे थिंक फिट। जैसे अब इनको लगता है उसके अकॉर्डिंगली वो इनको इशू कर सकते हैं। डायरेक्टर को लगता है कि भाई इनको कम प्राइस में इशू कर देना चाहिए, प्रॉफिट आया हुआ है कंपनसेशन करने के लिए तो कम में कर देगी। लगता है कि भाई कंपनी शेयर्स को प्रीमियम पर इशू कर सकती है तो प्रीमियम में कर देगी। दिस इज टू से दैट दे आर एट लिबर्टी टू रीइश्यू फॉरफिटेड शेयर एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। इसका मतलब ये है कि वो प्रीमियम पर, पार पर और डिस्काउंट पर शेयर को क्या कर सकती है? रीइश्यू कर सकती है। सर हमें याद आ रहा है कि आपने बताया था कि शेयर्स इशू नहीं किए जा सकते डिस्काउंट पर एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी। बिल्कुल तुम्हें सही याद आ रहा है प्यारे बच्चों, लेकिन यह क्या कर रहे हैं हम लोग? ये हम कर रहे हैं शेयर्स को रीइश्यूड, और रीइश्यूड पर हम क्या कर सकते हैं? उनको कम प्राइस पर इशू कर सकते हैं, नहीं डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। हाउएवर इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड एट डिस्काउंट द अमाउंट ऑफ लॉस और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट प्रीवियसली रिसीव्ड ऑन दीज शेयर्स। यानी कि जो शेयर फॉरफिचर बैलेंस में इनका पैसा मिला है उससे ज्यादा का लॉस हम बियर नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पर इफ अ शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच 3 हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड इज फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड, minimum ₹7 must be collected on its reissue
इट मीन्स द मैक्सिमम ऑफ ₹3 कैन बी अलाउड एज डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ सच शेयर। ये मैक्सिमम 3 एज अलाउड ऑन डिस्काउंट, इसका मतलब है कि मैक्सिमम लॉस कंपनी कितना बेयर कर सकती है, ₹3 का लॉस बेयर कर सकती है, क्योंकि कंपनी को केवल ₹3 ही मिले थे। ठीक है, फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ड ऑन द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। अब कंपनी 3 तरीके से शेयर इशू कर देगी, या तो एट पार पर, या एट प्रीमियम पर, या फिर कंपनी इशू कर देगी एट डिस्काउंट पर, एट डिस्काउंट पर। ठीक है, पार पर करेगी तो सीधी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पर करेगी तो भी सीधी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट पे करेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट साथ में डेबिट कर देंगे शेयर फॉरफीचर का अकाउंट। यहाँ डिस्काउंट अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि वो लॉस हमने कहां से कंपनसेट किया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ एक बात और ध्यान करिएगा, क्या करनी है सर, ध्यान करने वाली बात, जब भी शेयर्स इशू होंगे तो इसके साथ एक एंट्री और होगी जिसको हम कहेंगे ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉरफीचर बैलेंस इनटू कैपिटल रिजर्व। मान लीजिए 100 शेयर पर आपको प्रॉफिट हुआ था ₹7 के हिसाब से ₹700 का, और 100 शेयर पर जब आपने इनको रिशू किया तो आपको लॉस हुआ ₹3 के हिसाब से ₹300 का, तो आपके पास कितना प्रॉफिट बचा हुआ है, ₹400। तो ये ₹400 हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि जितने भी कैपिटल प्रॉफिट होते हैं दे आर टू बी ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल रिजर्व। बिना किसी स्पेशल रेजुलेशन पास किए हमें इनको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है, और इनका प्रयोग केवल और केवल कैपिटल लॉस की पूर्ति के लिए किया जाता है। और शेयर फॉरफीचर जब इशू किए हैं तो इट इज ए काइंड ऑफ कैपिटल लॉस। होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। आइए देखते हैं कैसे हम इसकी एंट्री पास करेंगे। आफ्टर द रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स द क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट is a capital gain and to the company must be transferred to capital reserve. The journal entry of such transfer will be share forfeiture account debit to capital reserve. Right? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व के नाम से ये एंट्री हो जाएगी। और यहां पर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दे देता हूं, फॉर्मूला बता देता हूं कि कैसे कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑन शेयर फॉरफीचर पर शेयर, यानी एक शेयर पर शेयर को फॉरफिट करते हैं तो कितना प्रॉफिट हुआ, माइनस लॉस ऑन री इशूड पर शेयर पर री इशू करते हैं तो लॉस कितना हुआ, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। ये फॉर्मूला लगाकर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला मैं आगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो बार बार यूज करूंगा, और उस वक्त आप कहेंगे सर एक बार फिर से बता दीजिए। इसको नोट कर लीजिए, बड़ा काम का फॉर्मूला है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर हमारा आने वाला है, वहां पर पूरा बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और ये पूछ लें कि कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकालें, तो ये फॉर्मूला बहुत बड़ा कामयाब रहेगा, बहुत आपको इसमें हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, यहीं जो ना समाप्त करते हैं। लेकिन क्लास को रोकने से पहले एक बात मैं आपको और बता दूं, आप नोट करें इस बात को, कि यदि मान लीजिए कंपनी एक्स और वाई दो लोगों के शेयर इकट्ठे फॉरफिट कर लेती है, और फॉरफिट करने के बाद उन दोनों के शेयर्स का मान लीजिए 100 शेयर एक्स के और 50 शेयर वाई के 150 शेयर कंपनी ने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए, और कंपनी ने इसमें से 75 शेयर रीइशू कर दिए, और ये नहीं बताया कि किसके कितने शेयर इसमें शामिल हैं, किसके कितने शेयर इसमें शामिल हैं। तो उस कंडीशन में रीइशू की एंट्री तो हम करेंगे, लेकिन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि 75 में किसके कितने शेयर हैं और किसका कितना फॉरफीचर बैलेंस में यूज करूं, कितना मैं फॉरफीचर बैलेंस यूज करूं। ठीक है, तो हमें नहीं पता होगा तो वहां कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं होगी। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी था कि ये बताना कि 75 शेयर में वाई के पूरे 50 शेयर शामिल हैं, या एक्स के 50 शेयर शामिल हैं, तो वाई के बच जाते 25 शेयर, तो हम उसके अकॉर्डिंगली फॉरफीचर बैलेंस निकाल पाते और उसको ट्रांसफर कर पाते। होप सो कि आपको ये बात समझ में आई है। तो आज की क्लास को हम रोकते हैं यहीं पर, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 25th, 26th, 27th रिलेटेड टू forfeiture of shares and reissue of forfeited shares when the shares are issued at par। ठीक है, प्रीमियम के क्वेश्चन उससे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं आपसे यहां एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप
हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द क्लासेस मिलती रहे और आप हमारी क्लासेस का बेनिफिट लेते रहें। साथ साथ इन क्लासेस के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन हमारा जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन करना ना भूलें। वहां पर आपको मैक्सिमम नोट्स अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।